नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। तो आज की क्लास में आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की कॉमर्स की बुक, जिसका नाम है व्यवसाय संगठन, और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, प्रबंध की प्रकृति एवं इसका महत्व। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रबंध क्या है, तो इसकी डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से दी है। तो आप नॉर्मली एक सीधे वर्ड में इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यावसायिक संस्था अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकती है। यानी उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वो प्रबंध के अंतर्गत आती है। कि प्रबंध में वो समस्त क्रियाओं का समावेश होता है जो किसी संस्था को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं। दोस्तों, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हम खेल जगत में देखें, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, शारीरिक व्यायाम के क्षेत्र में देखें, यहाँ तक कि अपनी घरेलू डेली रूटीन जो हमारा होता है, उन सभी क्रियाओं में मैनेजमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि बिना प्रबंधन के हम कोई भी लक्ष्य जो होता है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही आपकी एक डेफिनेशन हो जाएगी। आइए अब और आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रबंध की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है प्रबंध के अंदर, क्या क्या गुण है। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लेंगे कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। उद्देश्यपूर्ण क्यों है? जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया था, डिफाइन भी करके मैंने आपको बताया कि प्रबंध जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाती है। सोचो दोस्तों, यदि आप कोई भी काम करते तो काम करने से पहले क्या करना पड़ता है, उसके बारे में सोच विचार करना पड़ता है, यानी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें प्रबंधन के ही पॉइंट हैं। सबसे पहले किसी भी काम की स्टार्टअप होती है प्लानिंग से, यानी नियोजन से। यानी जब कोई काम हम सोच विचार करके पूरी तरह से सोच समझ के करते हैं तो आप देखते हैं कि कम लागत में या कम खर्चे के द्वारा हम अधिक से अधिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं सरलता से, ईजी वे में। तो इसलिए आप कहते हैं कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाती है या आपके उद्देश्य को आसान बना देती है। दूसरी हेडिंग हम इसमें लाएंगे, प्रबंध सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त, यानी चारों तरफ व्याप्त है। तो फ्रेंड्स, इसमें बता सकते हैं कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज हमारे दैनिक दिनचर्या में या दैनिक जीवन में हर एक क्षेत्र में, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो दोस्तों, चाहे हम यातायात के अपने कार्यक्रमों के बारे में देखें, आपके ट्रांसपोर्ट मीडिया में देखें, या रेल परिवहन में देखें, सड़क परिवहन में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, प्रचार प्रसार के क्षेत्र में देखें, चाहे हम अपने खेल जगत को ही क्यों ना ले लें, कोई भी कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट मीडिया से लेके आपके सारी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सभी में मैनेजमेंट का होना अनिवार्य है। क्योंकि बिना मैनेजमेंट के आप कोई भी काम कर नहीं सकते। तो आप कहते हैं कि प्रबंध जो है वो सर्वव्यापी है, यानी कि हर एक क्षेत्र में प्रबंध का अपना एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि बिना प्रबंध के कोई काम आसान नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट में आप कह सकते हैं कि प्रबंध बहुआयामी। बहुआयामी जो आपके कई सारे आयामों को इजी वे में कार्य कराने में हेल्प करता है, तो इसे कहते हैं बहुआयामी, जो कई सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। जैसे इसमें 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला हो गया कार्य का प्रबंध। कार्य का प्रबंध की काम जब आप स्टार्टअप करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो इसमें प्रबंध के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि हम काम को किस प्रकार से करें, कौन सा कार्य करें, शुरुआत कहाँ से करें, कितना हमें बजट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कौन सा काम हम स्टार्ट करेंगे तो कितने लोगों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें हम कार्य का प्रबंध करते हैं। जैसे कि कोई वस्त्र निर्माण करता है, वो भंडार करना चाहता है, कपड़े का निर्माण करना चाहता है, तो उसे पहले ये ज्ञात कर लेना ज़रूरी होता है कि उसे वस्त्र के निर्माण के लिए कितना संसाधन की आवश्यकता होगी, कितना उसे रॉ मटेरियल चाहिए, कितने लोगों को वो काम पे लगाएगा। तो इसमें कार्य के प्रबंध में हम कार्य से जुड़ी जानकारी कलेक्ट करते हैं या इसके बारे में बताते हैं कि काम किस प्रकार से किया जाए कि काम अच्छा हो, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, धन कम खर्च हो और लाभ की प्राप्ति ज़्यादा हो। के बाद होता है लोगों का प्रबंध। क्योंकि कार्य तो हमने डिसाइड कर लिया कि करना क्या है, अब हम दूसरी जो प्रोसेस अपनाएंगे लोगों का प्रबंध करें। क्योंकि काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, अकेला व्यक्ति किसी काम को नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लोगों का प्रबंध करते हैं। हमें इसमें सोचेंगे कि जैसे हमने काम निर्धारित किया कि काम छोटा है या बड़ा है, या किसी कार्य को हम जब शुरू करेंगे तो उसके लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो लोगों के प्रबंध में हम यही कार्य करते हैं कि काम के अनुसार या लोगों की क्षमता के अनुसार शारीरिक परिश्रम के आधार पर लोगों का चुनाव करते हैं, उनका प्रबंध करते हैं। इसके बाद
तीसरी इसमें प्रोसेस होती है परिचालन का प्रबंध, की अब लोगों से काम कैसे कराना है, कि कोई भी संगठन क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी सेवा या मूल उत्पाद के प्रदान करने पर निर्भर करता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोई भी संगठन है उसका मेन वर्क होता है कि एक संगठन के रूप में कार्य करना और लोगों को उनकी सेवा के अकॉर्डिंग, जैसा लोगों की नीड होती है, आवश्यकता होती है, लोगों की ज़रूरत के अनुरूप संसाधनों का निर्माण करना, ये होता है परिचालन का प्रबंध, कि किस प्रकार से संस्था का परिचालन करें ताकि मार्केट में जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उन्हें किस प्रकार से पूरा किया जा सके, ये होता है आपका परिचालन का प्रबंध। बाद हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं फ्रेंड्स की एक और हेडिंग ले लेते हैं विशेषताओं में, कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये तो आप सभी बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रबंध जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कि हर एक क्षेत्र में जब तक व्यक्ति किसी व्यवसाय का संचालन करता, कुछ ना कुछ नया उसे सीखने को मिलता है, और प्रबंध की प्रक्रिया जो होती है व्यवसाय के साथ साथ निरंतर चलती ही रहती है, बस इसका प्रारूप बदलता रहता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता है, नई नई तकनीक आती चली जाती हैं, तो तकनीकों के साथ साथ क्या होता है कि व्यवसाय आगे बढ़ता रहता है, और इसके साथ साथ प्रबंध भी अपना कंटिन्यू फॉर्म में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं प्रबंध के अंतर्गत, वो सभी बिंदु अपनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें क्या है, पॉइंट्स बताए गए, निर्देशन, भाई हम काम को करना तरीका बताते हैं लोगों को, जिसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कोई काम कैसे किया जाएगा। लोगों का प्रबंध आपने किया, लोगों को काम भी तो बताना पड़ेगा ना कि काम कैसे होगा कैसे नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, निर्देशन देते हैं, लोगों को निर्देश देते हैं। निर्देश से तात्पर्य ये होता है कि लोगों को काम यदि नहीं आ रहा है तो उन्हें काम के तरीके बताना, काम कैसे किया जाए वो उस काम को समझाना, कौन किस काम को करेगा, ये प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। फिर जहाँ वर्कर्स की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग क्या नियुक्तिकरण किया जाता है, कि लोगों को चुना जाता है कि उचित कार्य के लिए कौन सा व्यक्ति उचित रहेगा, तो ये नियुक्तिकरण प्रक्रिया इसमें आती है। नियोजन हमने पहले ही बताया था कि नियोजन भी इसके अंतर्गत आता है। फिर संगठन, संगठन कैसे बनता है, जब लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं तो लोगों का सामूहिक संगठन का रूप ले लेता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति किसी संस्था में काम नहीं कर सकता। उद्देश्य की प्राप्ति होगी टीम वर्क से, तो टीम के लिए क्या चाहिए, लोगों की आवश्यकता, लोग मिलकर क्या बनाएंगे, एक संगठन का निर्माण करेंगे। और इसमें एक पॉइंट और आता है नियंत्रण। नियंत्रण में हम क्या करते हैं कि लोग जो कार्य कर रहे हैं समय समय पर उनकी जाँच पड़ताल करते हैं कि वो काम किस प्रकार से करें, उनके काम का तरीका उन्हें आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि हाँ हम अपना काम करने के लिए लोगों को ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, मनमाने ढंग से काम करेंगे, तो ऐसा काम नहीं हो पाता, इससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब हम लोगों की समय समय पर कार्य की जांच करते रहते हैं, यदि काम वो कहीं गलत भी कर रहे हैं, उन्हें तरीका नहीं आ रहा, तो समय समय पर हम क्या करते हैं, उन्हें तरीका भी बताते हैं कि ये काम इस तरीके से करना है, तो हमारा क्या होता है कि जो फालतू वेस्टेज होता है वो बच जाता है, लोग मन लगाकर कार्य करते हैं। टीम वर्क में लोगों में एक संगठन के रूप में अपने आप को कार्य करने की क्षमता जागृत हो जाती है, और काम जो होता है आपके मन मुताबिक काफ़ी अच्छा हो जाता है। नियंत्रण की प्रक्रिया जो होती है वो काम को कंट्रोल करने के लिए की जाती है, कि लोग सही ढंग से यदि काम नहीं कर सकते तो उन्हें काम के तरीके बताने, ताकि जो आपका वेस्ट हो रहा है धन या सामान जो है वो बेकार होने से बचाया जा सके। ना तो उसमें धन की खपत ज़्यादा होगी, ना उसमें ज़्यादा परिश्रम लगेगा, केवल लोगों को तरीका सिखा दिया जाएगा। विशेषताएं देखो, विशेषताएं तो कितनी हैं कि आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन एक आध और ले लो। जैसे कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया, सामूहिक क्यों, क्योंकि समूह के रूप में किया जाता है। भाई प्रबंध किया जाता है लोगों के माध्यम से, तो कार्य होगा। अब काम करने के लिए काफ़ी सारे लोग चाहिए, उनके लिए जब वो एकजुट होकर किसी काम को करेंगे तो वो क्या सामूहिक प्रक्रिया। तो आप कहते हैं कि संगठन जो होता है उसकी आवश्यकताएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं, कि कोई भी संगठन है सबका एकमात्र उद्देश्य नहीं होता, सबका एक काम नहीं होता, सबके अपने अपने प्रोसेस होते हैं। इसी प्रकार लोगों का जो समूह होता है वो अलग अलग कार्य के लिए चुना जाता है। संगठन में समूह में जो व्यक्ति काम करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है, तो किसी व्यक्ति की किसी दूसरे कार्य में रुचि होती है। सोचो जैसे किसी को कंप्यूटर वर्क पे रखा जाए तो वो कंप्यूटर नॉलेज अच्छी रखता है, तभी उसे कंप्यूटर की काम पे छोड़ा जा सकता है। वहीं किसी व्यक्ति को पैकेजिंग में रखा जाता है कि वो पैकेजिंग अच्छी कर सकता है। कोई व्यक्ति जो होता है वो टाइपिस्ट अच्छा है तो उसे टाइपिंग डिपार्टमेंट में, किसी को सैलरी अकाउंट की अच्छी नॉलेज है तो उसे सैलरी अकाउंट का काम दिया जाता है। तो इसी के अनुसार क्या करते हैं कि हम सामूहिक क्रिया के अनुरूप जैसे जैसे हम समूह बनाते हैं तो समूह